जी। तो और उनका कुछ सेक्स के लिए मन ही नहीं करता। कुछ दवाएं भी हैं जो सेक्स की इच्छा को कम करती हैं, लिबिडो को कम करती हैं। जो लड़के जिसके लिए इंजेक्शन ले लेते हैं जिम में जी। और दवाइयाँ खाते हैं, तो जो जवानी में दवाई खाते हैं तो क्या उनको बाद में दिक्कत आती है इस चीज़ की? ये जो केवल महिला में होती है बांझपन या पुरुषों में भी होता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक विद डॉक्टर संगीत में। आज का विषय उतना संवेदनशील है जितना जरूरी भी। बांझपन और सेक्स के बीच में क्या सच है, क्या झूठ? क्या वाकई सेक्स की टाइमिंग से, मोबाइल फोन को जेब में रखने से स्पर्म में कमी आती है? जानिए देश के जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता से। आज हम शुरू करते हैं उनके साथ सबसे संवेदनशील और सबसे जरूरी टॉपिक पर खुलकर बातें। सुनिए इस पूरे ब्रॉडकास्ट को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एक्चुअल में किस चीज़ का आपकी इनफर्टिलिटी पे फर्क पड़ता है और किस चीज़ का सिर्फ मार्केट में अपना दुकानदारी चलाने के लिए नुक्ता बताया गया है। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से हम जानेंगे आज के इन सभी क्वेश्चनों के आंसर। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए, बांझपन क्या होता है? अगर कोई दंपति 1 साल तक नियमित संबंध रखते हुए गर्भ धारण ना कर सके तो उसे बांझपन कहते हैं। समस्या बिना गर्भ निरोधक का प्रयोग किए हुए, और समस्या तब बढ़ जाती है जब महिला की आयु 35 वर्ष से ज्यादा हो और उसके मासिक धर्म पीरियड्स जो हैं वो अनियमित हो। जी। क्या ये जो केवल महिला में होती है बांझपन या पुरुषों में भी होता है? पुरुषों में भी हो सकता है। स्पर्म काउंट की कमी अगर होगी, एक नियमित काउंट से अगर कमी होगी तो बच्चा पैदा नहीं होगा। ये स्पर्म काउंट क्या होता है डॉक्टर साहब? स्पर्म काउंट है हमारे वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं उनको, जिनकी वजह से बच्चा पैदा होता है। शुक्राणु जब अंडे से मिलते हैं, औरत के ओवम से मिलते हैं, तो दोनों के मिलन से बच्चा गर्भ धारण होता है। अच्छा, कितने होने चाहिए स्पर्म काउंट मिनिमम? स्पर्म काउंट ये 14 मिलियन पर ml कम से कम होना चाहिए। ओके। और सिर्फ नंबर मैटर नहीं करता, बल्कि उसकी गति और उसका आकार भी बहुत मायने रखता है। आजकल जो इनफर्टिलिटी हो रखा है, जिसको बड़ा सा संवेदनशील है ये टॉपिक। बचपन सिर्फ पहले औरतों का सुनते थे जी, आजकल मर्दों का भी सुनने में आ रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि किसी भी मेल के अंदर इनफर्टिलिटी है? उसका सीमन टेस्ट करवाया जाए, वीर्य का टेस्ट करवाया, वीर्य की जांच करवाई जाए, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है। वीर्य की मात्रा का, अगर वीर्य में स्पर्म काउंट कम है, शुक्राणुओं का काउंट कम है, तो इसका मतलब वो इनफर्टाइल है। औरत को अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या उसकी वजह से बच्चा पैदा होने में दिक्कत होती है? जी हाँ, बार बार अगर यूटीआई या वेजाइनल इन्फेक्शन हो रही है तो वो फैलोपियन ट्यूब्स में असर डालते हैं, जिससे गर्भ धारण होने में दिक्कत आती है। क्योंकि अंडा जो है वो फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू ही गर्भाशय में आता है। किसी को वैसे कोई जैसे कि HIV है या कोई STD है जी, कोई ऐसी बीमारी से कोई पार्टनर अगर ग्रसित है तो उनको भी गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है डॉक्टर साहब? जी डेफिनेटली, क्योंकि HIV दोनों में से कोई भी पार्टनर अगर HIV है तो सेक्स करने में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बच्चा जो होगा उसमें इन्फेक्शन ये हो सकता, उसमें इन्फेक्शन आ सकती है। कैंसर हो जाता है, सर्वाइकल कैंसर जिसको बोलते हैं, HPV है, तो उसको भी गर्भ धारण करने में कोई दिक्कत आती है? HPV अगर है तो उससे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, इसलिए HPV वैक्सीन भी लगवाना चाहिए। रिजल्ट कैसा है? HPV वैक्सीन का काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है, और HPV से वैक्सीन से काफ़ी परसेंटेज कम हो जाती है सर्वाइकल कैंसर की।
मतलब एक कैंसर ऐसी भी है जो ठीक की जा सकती है। जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है किस एज में लगवानी चाहिए? सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन शादी के तुरंत बाद भी लगवाई जा सकती है या इमीडिएटली शादी से पहले लगवा लेनी चाहिए, ताकि संभावना ही ना हो कैंसर की। ओके। डायबिटीज है या कोई हाइपरटेंशन है किसी को भी, क्या इनकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि हाइपरटेंशन में खून का दौरा जो है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उससे फिर सेक्स में प्रॉब्लम आएगी। और डायबिटीज अगर है तो उससे भी सेक्स में कमी आ सकती है, उससे भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। जी। तो कई सीओडी, मोटापा, थायराइड ऐसी बीमारियों से भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है क्या? जी हाँ, ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है तो अंडा ओवम बनने में तकलीफ हो सकती है औरत को। अगर औरत यही को। चीजें मेल को हो तो सर? मेल को हो तो भी इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी हिसाब से हार्मोन से, जैसे डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया, तो दो हार्मोन हमने बड़े ज्यादा सुने, एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एक डोपामिन या सीरोटिन। जी। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो पुरुषों में आजकल, जो लड़के जिसके लिए इंजेक्शन ले लेते हैं जिम में जी और दवाइयाँ खाते हैं, तो जो जवानी में दवाई खाते हैं तो क्या उनको बाद में दिक्कत आती है इस चीज़ की? जी, बाद में दिक्कत इसलिए आ सकती है कि अगर टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन ले रहे हैं तो शरीर की जो अपनी क्षमता है टेस्टोस्टेरोन बनाने की वो कम हो सकती है। ओके। जिसकी वजह से बाद में उसको फिर टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण सेक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह जैसे अगर हम हार्मोन की ही बात करें, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इन बीमारियों में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है नॉर्मली लाइफस्टाइल की वजह से, तो क्या इनको भी इनफर्टिलिटी में दिक्कत आती है? जी बिल्कुल। इनसे भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और औरत में जिसको कहते हैं कि ठंडापन या बिहेवियर थेरेपी की उनको जरूरत होती है। तो जिनके मतलब जो डिप्रेशन में है या फिर जिनको एंजाइटी है किसी भी तरह की, जी जी, तो उनका सेक्स के लिए मन ही नहीं करता। कुछ दवाएं भी हैं जो सेक्स की इच्छा को कम करती हैं, लिबिडो को कम करती हैं। रेगुलर ट्रीटमेंट ले रही हैं जिनको पता नहीं है कि वो दवाई ही उनकी इंटरेस्ट कम करता जा रहा है, तो उनके लिए भी उनको एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, कई बार हमने ये देखा है कि किसी भी इंसान का बार बार ये सुनने में आता है अक्सर कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, उससे भी बच्चा होने में दिक्कत होती है? जी नहीं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन में स्पर्म तो निकल ही गए, और स्पर्म को स्पेस कितना चाहिए गर्भाशय तक पहुंचने के लिए? मार्केट में तो सबसे ज्यादा मिथ यही है कि मेरे जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है इसलिए वो बच्चा नहीं हो पाता। वो एक गलत भावना है, गलत सोच है, मिथ है, अंधविश्वास है। और जो औरत होती है कई बार उनको ऑर्गेनिज्म ना मिले जी, तो उसकी वजह से भी कई बार क्या प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है? जी नहीं, ऑर्गेज्म जो है वो गर्भाशय की कॉन्ट्रैक्शंस को ज्यादा करता है, लेकिन बच्चा पैदा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। औरत को मजा आएगा तो बाप जल्दी बनोगे, जी, ये सब मतलब मिथ है। जी, कई बार ऐसा होता है कि गर्भ निरोधक गोलियां ज्यादा खा ली जाती हैं, लगातार उसका यूज करते रहते हैं, भाई हमें 1 साल प्रेगनेंसी नहीं करनी, 2 साल प्रेगनेंसी नहीं करनी। अक्सर आम जो अब लाइफस्टाइल आया है जिसमें 30 की उम्र में शादी करते हैं हस्बैंड वाइफ, फिर 2 साल वो फैमिली कंप्लीट पे नहीं जाते, कंप्लीट क्या स्टार्ट ही नहीं करते, तो उस चीज पे आप क्या मानते हैं कि उनसे कुछ फर्क पड़ता है गर्भ निरोधक गोलियों से? देखिए, गर्भ निरोधक गोलियों का लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो कोई नहीं है। बंद करने के कुछ महीने तक प्रॉब्लम, मतलब जो मासिक धर्म है वो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी रेगुलर मासिक धर्म शुरू हो सकता है और बच्चा पैदा हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया कि कंसीव हो जाता है, बार बार गिर जाता है, कंसीव हो जाता है, बच्चा ठहरता नहीं जी, तो इसमें किसका ज्यादा रोल रहता है? फीमेल, इसमें गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन जरूरी है। मेल ने तो स्पर्म देना था वो तो दे दिया, और बच्चा उसने तो कंसेप्शन दे दी, कंसेप्शन करा दी,
तो इसमें पुरुष का कोई कसूर ये मार्केट में ये भी मिथ है डॉक्टर साहब कि लोग कई बार ये कह देते हैं कि भाई ये कमजोर था स्पर्म इसलिए टिक नहीं पाया। जी 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 जी। तो नहीं, ऐसा नहीं। ओके डॉक्टर साहब, कुछ एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। आपने बड़े अच्छा बेबाकी से आज जवाब दिया सभी क्वेश्चनों का। कुछ मिथ जो मार्केट में भ्रम हैं उनसे, जैसे कि मोटापे का सेक्स पे फर्क पड़ता है, हाँ थायराइड का, जी हाँ, टीवी देखने का, टीवी देखने का, जी हाँ, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा टीवी देखने से, HIV का, HIV का सेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकती है ओके, दोनों में। थायराइड का जी हाँ, और एंजाइटी का। जी हाँ, ज्यादा दिन तक दूर रहने से जी या रेगुलर सेक्स करने से, जी। दोनों में से किसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहता है इनफर्टिलिटी के लिए? इनफर्टिलिटी अगर है तो देखिए, गर्भ धारण करने के लिए तो मनुष्य के लिए 3 दिन का परहेज ही काफी है। सिर्फ 3 दिन में वीर्य पूरा बन जाता है, जो गर्भ धारण के लिए उपयुक्त है। सही है जी, इसलिए बहुत ज्यादा दिन रुकने में कोई मैं वो नहीं समझता। मार्केट में सर हम तीसरे इंसान को देखते हैं, वो IVF की तरफ चला गया है जी, आज के दिन। तो वो IVF की बजाय इनफर्टिलिटी ठीक हो जाए, ये आप कैसे कह सकते हैं? मतलब देखिए, एक तो दोनों पार्टनर्स का आपसी संबंध वो मधुर होना चाहिए। अगर आपस में ही उनके एवर्शन है तो दिक्कत आएगी, संबंधों में दिक्कत आएगी। और इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए अगर पुरुष में है तो उसके स्पर्म काउंट करवा लो, और औरत में है तो गायनिकोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले लो। आज का जो लाइफस्टाइल है डॉक्टर साहब, इसमें क्या सबसे मेजर चेंज करने की जरूरत है जिससे इनफर्टिलिटी कम हो सके? नहीं, इसमें मानसिक और शारीरिक कमियां तो कारण हैं ही। कोई ऐसी सिंपल डाइट प्लान भी है डॉक्टर साहब जिससे हम इन सारी चीजों को ठीक किया जाए? नहीं, डाइट में तो जो रूटीन में हम डाइट लेते हैं, डाइट का कोई विशेष असर नहीं है इन चीजों। नहीं, लोग तो बोलते रहते हैं शिलाजीत खाओ, ये खाओ, वो खाओ, दाग खाओ, मिश्री खाओ, ये होगा वो होगा, ऐसा उनका मानना है। आयुर्वेदा का ऐसा मानना है कि इससे इरेक्शन में बढ़ोतरी मिलती है, इरेक्शन अच्छी आ जाती है, प्रेगनेंसी में कोई फर्क नहीं। प्रेगनेंसी में कोई फर्क नहीं। आज डॉक्टर साहब मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आपने सेक्स और इनफर्टिलिटी के बारे में जो आज हमारे दर्शकों को बिल्कुल क्लियरली डिटेल में जो बताया है, कोशिश करते हैं कि इस ब्रॉडकास्ट को लोग सुनेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे और इनफर्टिलिटी और सेक्स दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे। मिलते हैं अगले किसी ब्रॉडकास्ट में, अगले किसी सेलिब्रिटीज के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।